नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट बायो एजुकेशन क्लासेज में। आज हम 11th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सेल डिवीज़न। लास्ट टाइम हमने 11th क्लास का जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था सेल एंड सेल ऑर्गन्स। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की खोज जो की थी स्ट्रॉन्सबर्ग ने की थी, स्ट्रॉन्सबर्गर ने, और इसका जो अध्ययन किया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका विभाजन का अध्ययन किया था और उसकी खोज भी की थी कि किस तरीके से कोशिका जंतु के अंदर विभाजित होती है और उसका आकार और का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अब सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है इस पर हम बात करते हैं। सेल डिवीजन 3 प्रकार से होता है। असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस। इनके नाम देखिए हम तो सूत्र, सूत्री और सूत्री, तीनों में सूत्री कॉमन नाम दिया हुआ है। सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र। तो ये विभाजन किसकी बात कर रहा है? गुणसूत्रों के विभाजन की बात कर रहा है। सबसे पहले है असूत्री विभाजन। नाम ही बता रहा है कि सूत्रों का विभाजन बिना किसी निर्धारण के होना असूत्री विभाजन कहलाता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कोई कोशिका है जिसमें मान लीजिए 15 गुणसूत्र है, या इसको हम सम संख्या मान लेते हैं 16 गुणसूत्र है। यह विभाजित हो रही है और एक कोशिका में 4 गुणसूत्र है, एक में 12 गुणसूत्र आ रहे हैं। तो कोई पैटर्न फिक्स नहीं है सूत्र के विभाजन का, तो इसे कहेंगे हम असूत्री विभाजन। हो सकता है कि ये 4 और 12 ना हो, 9 और 7 हो। तो कोशिका के जो गुणसूत्र हैं उसका विभाजन किसी भी प्रकार से होकर नए कोशिका का निर्माण होता है, वो कहलाता है असूत्री विभाजन, जो कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह के अंदर पाया जाता है। बहुत निम्न श्रेणी के जीव में पाया जाता है। जगत मोनेरा के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। अब नाम आ रहा है समसूत्री विभाजन, मतलब गुणसूत्रों की संख्या समान रहनी चाहिए, लेकिन किसके समान रहनी चाहिए? जो मात्र कोशिका है उसके समान। मान लीजिए ये एक मात्र कोशिका है, मनुष्य के एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें 46 गुणसूत्र हैं। तो जब विभाजन हो तो गुणसूत्र की संख्या विभाजित से बनने वाले नई कोशिकाओं में भी समान रहे, इसको हम बोलेंगे समसूत्री विभाजन। मतलब पुत्री कोशिका में मात्र कोशिका के समान गुणसूत्रों की संख्या रहे। लेकिन समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिका और अलैंगिक जनन में। इन दोनों प्रक्रिया के अंदर समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अब अगला अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। नाम बता रहा है अर्धसूत्र, आधे हो सूत्र। सूत्र मनुष्य में 46 और विभाजन होके आधे हो जाएं 23 और 23, आधे आधे हो गए। इस तरह का विभाजन कहलाएगा
अर्धसूत्रीय विभाजन, और ये केवल और केवल मात्र लैंगिक कोशिकाओं में या लैंगिक जनन में काम आता है। लैंगिक जनन, जिससे युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे मनुष्य में युग्मक जनन के द्वारा शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया कि सेल डिवीजन होता है क्या है। अब सेल डिवीजन कैसे होता है, क्यों होता है, क्या प्रक्रिया होती है, वो हम आगे शुरू करते हैं। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले सेल साइकिल को समझना होगा। कोशिका चक्र क्या है? कोशिका चक्र, कोशिका चक्र से मतलब है कि एक कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो और उसका विभाजन हो। ये सारी अवस्था को हम कोशिका चक्र कहते हैं। मतलब कोशिका का विभाजन होने के पश्चात पुनः विभाजन के लिए तैयार होना। कोशिका का विभाजन होने के पश्चात पुनः विभाजन के लिए तैयार होना, कि जो पूरी अवस्था है उसको क्या कहेंगे हम? कोशिका चक्र। और विभाजन के लिए तैयार होगी तो फिर उसका विभाजन भी होगा। तो कोशिका चक्र में हम दो अवस्थाएं पढ़ते हैं। एक है अंतरावस्था, जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज। और दूसरी है विभाजन अवस्था या माइटोसिस अवस्था। विभाजन अवस्था, माइटोसिस अवस्था। ये दोनों अवस्था क्या बनाती है? कोशिका चक्र। तो अंतरावस्था, कोई कोशिका विभाजन हो चुकी और फिर पुनः विभाजन के लिए तैयार हो रही है, मतलब विभाजन के लिए तैयार होना। विभाजन के लिए तैयार होना, और तैयार होने के बाद विभाजन में माइटोसिस अवस्था में विभाजित होना। ये दोनों प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सेल साइकिल कहलाएगी, कोशिका चक्र कहलाएगी। अब ये कोशिका चक्र कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, किन कारणों से कोशिका का विभाजन होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ हमने एक चक्र बनाया है और इसको 4 भागों में बांट दिया। इस चक्र के जो 3 भाग हैं, 1, 2 और 3, ये है अंतरावस्था के भाग। अंतरावस्था को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम बोलते हैं G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था। ये तीनों जो भाग है वो किसके? अंतरावस्था के। और विभाजन अवस्था को बोलते हैं हम M अवस्था या मायोटिक अवस्था। ये है हमारा पूरा कोशिका चक्र। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कोशिका चक्र। सबसे पहले अंतरावस्था, इंटरफेज, और इंटरफेज की जो अवस्था है वो है G1 S G2। G1 S G2 ये है हमारी अंतरावस्था और एक है विभाजन अवस्था। सबसे पहले हम बात करते हैं G1 अवस्था की। G1 अवस्था में क्या क्या होता है? हर अवस्था है वो आने वाली अवस्था के लिए पूर्व तैयारी कहलाती है। तो G1 अवस्था के अंदर क्या होता है? G1 अवस्था के अंदर
आरएनए का संश्लेषण, आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन वो सभी प्रोटीन जो S1 अवस्था के लिए आवश्यक है, उन सभी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा? जीवन अवस्था के अंदर। अब ये जो कोशिका विभाजन की अवस्था है, ये कैसे स्टिमुलेट होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जीन है CDC, सेल डिवीजन साइकिल जीन बोलते हैं इसको। फुल फॉर्म है इसका सेल डिवीजन साइकिल जीन 28। ये जीन है जो कि जीवन अवस्था का विभाजन को प्रारंभ करता है। तो CDC 28 जीन, इस जीन के कारण जीवन अवस्था प्रारंभ होती है। आरएनए का संश्लेषण होता है, कई प्रोटीन का संश्लेषण होता है इस अवस्था के अंदर। इस अवस्था के बाद आती है एस अवस्था। इसका मतलब होता है सिंथेसिस अवस्था, संश्लेषण अवस्था है, इसको हम बोलते हैं एस अवस्था, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अवस्था है। इस अवस्था के अंदर जो मुख्य कार्य होता है वो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का द्विगुणन। मतलब डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। अगर डीएनए की मात्रा n है तो 2n हो जाएगी। और इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है CDK, जो है जिम्मेदार है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन, ये जिम्मेदार है इसके लिए। ये कैसे जिम्मेदार है ये भी देखिए। जो CDK प्रोटीन है साइक्लिन एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके डीएनए रेप्लिकेशन को प्रेरित करता है। CDK प्रोटीन का काम क्या हुआ? डीएनए द्विगुणन को करना, डीएनए का द्विगुणन करना। ये मुख्य कार्य है इस अवस्था का। मतलब डीएनए की संख्या दुगनी हो जाती है और जो गुणसूत्र हैं वो अब क्रोमेटिड में परिवर्तित हो जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने गुणसूत्र के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, क्रोमेटिड किसे कहेंगे और गुणसूत्र किसे कहेंगे। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वह क्रोमेटिड में बदल जाते हैं। इसके बाद जो अवस्था आती है वो है G2 अवस्था। जिस तरीके से CDC जीन 28 जीवन अवस्था के लिए उत्तरदायी है, इसी तरीके से CDC2 जीन इस G2 अवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। इस अवस्था में क्या क्या होता है? तो इस अवस्था के अंदर सभी प्रकार के हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, अन्य प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, और गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय की जो संख्या है वह दुगनी से ज़्यादा जाती है। मतलब अब ये विभाजन के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और एक मुख्य घटना, हमने सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा है और हमने देखा कि प्रत्येक जो तारक काय है उसमें 2 तारक केंद्र होते हैं। वो दोनों तारक केंद्र, ये तारक काय है एक, इसको हम बोल देते हैं सेंट्रोसोम, और ये सेंट्रोसोम अपने जो 2 तारक केंद्र है उनमें विभाजित हो जाता है, तारक केंद्र में, सेंट्रियोल में।
तो ये सभी घटनाएं किस अवस्था में होती है? G2 अवस्था में होती है। तो आपसे पूछा जाए कि कोशिका चक्र के अंतरावस्था की जो घटनाएं हैं उनका क्रम बताइए। G1 S G2। G1 ग्रोथ फेज फर्स्ट, S सिंथेसिस अवस्था, G2 ग्रोथ फेज सेकेंड। तो ये तो हुई अंतरावस्था। अब बात आती है विभाजन की, माइटोसिस की। तो जो माइटोसिस की अवस्था है वो 4 भागों में बटी होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन 4 अवस्थाओं के बारे में हम माइटोसिस में या समसूत्री विभाजन की अवस्था में हम आगे इनका अध्ययन करेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक था कोशिका चक्र। उम्मीद है पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि कोशिका का विभाजन के प्रकार, अमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस क्यों कहते हैं वो हमने डिटेल में देख ही लिया। कोशिका का विभाजन 2 अवस्थाओं में होगा, अंतरावस्था, माइटोसिस अवस्था। अंतरावस्था G1 S G2 जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, और G1 में क्या क्या होता है, S में क्या क्या होता है, G2 में क्या क्या होता है, और माइटोसिस अवस्था में आगे क्या होगा उसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वो होगा कोशिका में समसूत्री विभाजन कैसे होगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।